और इस बीच हमारे साथ में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में इस वक्त लक्ष्मी नारायण जी मौजूद है, गन्ना विकास मंत्री। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। भारत 24 ने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लक्ष्मी नारायण जी, सबसे पहले शुरुआत में करूंगी भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ में, क्योंकि बीजेपी जीत गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेते हैं। ऐसे में गन्ना विकास मंत्री की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि सबसे पहला फैसला जो लिया गया वो किसानों के हित में लिया गया। देखिए, हमारे देश का ये सौभाग्य है, आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय मोदी जी हमें प्रधानमंत्री मिले हैं। प्रदेश का सौभाग्य है, पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ हमको मिले हैं। वर्तमान में चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण जब तक अभी जैसा एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री ने कहा था, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। निश्चित रूप से जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसमें हमारा ट्रेडिशनल जो फसलें हैं उनमें गन्ना प्रमुख फसल है, और उत्तर प्रदेश में हमें सौभाग्य है कि जब से आदरणीय योगी जी यहाँ आए हैं, उससे पहले जो कुछ प्रदेश में होता था, शुगर फैक्ट्री बेच दी गई, शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। योगी जी जब से आए हैं तब से हमें ये सौभाग्य है कि गन्ने की खेती में लगातार बढ़ोतरी हुई है, चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। 2017 से पहले 20 लाख हेक्टेयर में यहाँ उत्तर प्रदेश में गन्ना होता था, आज 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना पैदा होता है। इसके अलावा लगातार लगभग 10 फैक्ट्री ऐसी हैं जिनकी क्षमता वृद्धि की है, नई फैक्ट्री भी 4 लगाई हैं, 3 फैक्ट्री अब के प्राइवेट और खुली हैं, लगातार नई फैक्ट्री भी बढ़ती जा रही हैं। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 3 साल से हम भारत में चीनी उत्पादन में सर्वाधिक हैं, इथेनॉल में उत्पादन में भी हम सर्वाधिक हैं। यहां तक कि जब तक इमरजेंसी में जब यहाँ साइकिल से लेके हवाई जहाज तक कोरोना जैसी महामारी में पूरी दुनिया का उद्योग बंद था, उस समय भी उत्तर प्रदेश की एक भी शुगर फैक्ट्री बंद नहीं हुई और एक एक गन्ने की पेराई की गई। गन्ने का योगदान किसान की आमदनी में 2,55,000 करोड़ रुपया गन्ने का सीधा सीधा किसान के खाते में आदरणीय योगी जी के समय में हमने दिया है। आज भी पूरा भुगतान लगभग हम इस वर्ष तक का भी कर चुके हैं। गन्ने का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, गन्ने की फैक्ट्री बढ़ती जा रही है। अब किसी भी प्रकार की जो पहले गन्ने की खेती में और गन्ना किसान के साथ धांधलेबाजी हुआ करती थी, घटतौली की या उसकी पर्चियों की, अब किसी भी प्रकार की आज किसान को अपने मोबाइल पे पता चलता है उसको कब गन्ना डालना है, किसान को अपने मोबाइल पे पता चलता है कि उसका गन्ना कितना तौल में है, अपने मोबाइल पे पता चलता है कि उसका पैसा खाते में पहुंच गया है। ये सारी बातें हमने उपलब्ध कराई हैं, इसलिए गन्ने का आज की खेती में सर्वाधिक महत्व है।
और किसान का भी बहुत बड़ा एक महत्व है और योगदान हमेशा से रहा है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही 4 जातियों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें अन्नदाता का जिक्र प्रमुख तौर से उनके द्वारा किया गया। न केवल किया गया बल्कि जब वो सत्ता में आते हैं तो जो पहले हस्ताक्षर किए जाते हैं फाइल पर, वो किसान की फाइल होती है जो किस्त जारी करते हैं। तो आने वाले दिनों में और क्या कुछ लाभदायक ऐसे फैसले होंगे, खासतौर पर गन्ना किसान की अगर बात की जाए, जो कि सरकार करती हुई नजर आने वाली है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहले एक कहावत थी कि किसान अपने को असहाय महसूस किया करता था। ओला पड़ जाए, ओलावृष्टि हो जाए तो किसान बर्बाद हो जाए, वर्षा ना हो तो किसान बर्बाद हो जाए, अति वर्षा हो जाए तो किसान बर्बाद हो जाए। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जब से कृषि बीमा चलाया है और सभी किसानों के, प्रत्येक किसान आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि यदि कोई भी दैवीय आपदा आएगी तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए इतना बड़ा काम उन्होंने कृषि में किया है। जहां तक अगले आने वाले सवाल का है, देखिए, पहले मोदी जी ने ये नियम बनाया था कि हम डीजल में 10% इथेनॉल मिलाएंगे, उसको बढ़ा के हम 15% पे जा रहे हैं, 20% पे जाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें तो साफ साफ कह दिया कि हम कम से कम 25% तक इथेनॉल पे पहुंच के डीजल में मिलावट करेंगे। उससे जो विदेशों पे हम तेल के लिए निर्भर रहते हैं वो भी हमारी निर्भरता समाप्त होगी और किसान के पेमेंट में भी आसानी होगी और हमारे यहाँ ईंधन की भी कमी की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, इस बीच जब हम आगे की बात करते हैं, 2047 के विजन की बात करते हैं, और भारत को शुरू से ही कृषि प्रधान देश कहा गया है, ऐसे में इन कृषियों का योगदान 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कुछ होने वाला है आपके अनुसार? देखिए, कृषि, मैंने पहले कहा था कि जब तक किसान संपन्न नहीं होगा तब तक गांव संपन्न नहीं होगा, क्योंकि हमारा गांव का अर्थ भी सीधा किसान होता है, किसान का अर्थ भी सीधा गांव होता है। जब तक ये संपन्न नहीं होंगे तब तक देश विकसित पूर्ण रूपेण नहीं हो सकता। तो 2047 का जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उस विजन का अर्थ ही ये है कि जो 70% लोग आज खेती पे आधारित हैं उनको विकसित करना आवश्यक है। और खेती को भी अब लगभग इतना फायदे में बना दिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ा के, और जितनी भी एक वैज्ञानिक तरीके से खेती को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए 2047 में जब देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, ऊपर उठाने की बात की जा रही है, तो उसमें निश्चित रूप से खेती का पूरा योगदान होगा। अच्छा, इस बीच बीजेपी जीत जाती है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं ला पाती है, जीत जाती है, सरकार बन जाती है। उस बीच उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा आस थी और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा था कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन इस बीच जीत नहीं पाए। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रही या क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से जो 80 सीटें हैं उसमें डेंट पड़ा, उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें नहीं आ पाई? देखिए, बहुत से कारण हो जाते हैं। कहीं हमारे प्रत्याशी से कोई नाराजगी हो गई, कहीं जातवाद उभर गया, कहीं ये संप्रदायवाद उभर गया, कहीं जातीय समीकरण ऐसे बन गए। इसलिए बहुत से कारण ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से थोड़ा डेंट लगा है। निश्चित रूप से उसको मंथन किया भी जा रहा है, उस पे हर जिले में इस बात की जांच भी की जा रही है। मैं इतना जरूर कहूंगा, एक आदरणीय मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता के कारण ही इतनी सीटें आई हैं। बाकी जो घाटा हुआ है, जो कमी आई है, उसमें कहीं न कहीं हमारे प्रबंधन की और प्रत्याशी से नाराजगी की वजह से ये कमी आई है, और जातिवाद और संप्रदायवाद के उभरने से ये कमी आई है।
अच्छा, इस बीच गन्ने की प्रोसेसिंग को लेकर कई बातें कही जाती हैं क्योंकि इमीडिएटली उसको प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे में उस प्रोसीजर को आसान बनाना, क्या कुछ लक्ष्य आगे रखा गया है? कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इस सब कामकाज को? देखिए, मैंने बताया आपको कि गन्ने के लिए लक्ष्य बढ़ाने के लिए जैसे हम इथेनॉल का प्रयोग बढ़ा रहे हैं, जब इथेनॉल के प्रयोग जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही किसान को भी फायदा होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा होगा। गन्ने के पैदावार पहले एवरेज जो गन्ने की पैदावार हुआ करती थी आमतौर से 250 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ करती थी। वही जब नए बीज आए और उनकी रिसर्च हुई तो गन्ने की पैदावार 500-600 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ गई। तो इससे गन्ने की पैदावार भी बढ़ी है और गन्ने का जो प्रयोग है, क्योंकि सभी जानते हैं इस बात को कि ये मदरा बनाने में भी गन्ने का प्रयोग होता है, अन्य कामों में भी ये होता है और फिर इथेनॉल की वजह से और ज्यादा उपयोगी। आज के जमाने में इथेनॉल जितना बढ़ता चला जाएगा गन्ना उतना ही उपयोगी होता चला जाएगा। इसलिए गन्ने की तरफ, और गन्ने को किसान एक बड़ी सॉलिड और बड़ी मजबूत फसल मानता है, इसलिए गन्ने की तरफ लगातार किसान का रुझान भी बढ़ रहा है। और जो हमने कैश पेमेंट शुरू किए हैं, जो ये इसकी गन्ने की पैदावार बढ़ी है, चीनी की का उत्पादन भी जो बढ़ा है, रिकवरी बढ़ी है, इससे निश्चित रूप से गन्ना किसान भी संपन्न हुआ है और इससे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा हुआ है और ये हमारे विकास में बहुत सहायक भी हो रहा है। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम उत्तर प्रदेश के वो हैं। देखिए, ये तो निश्चित रूप से है। जैसे जब अखिलेश जी की सरकार थी यहां, तो प्रधानमंत्री आवास मात्र 5 साल में हजारों में बने थे और जब से योगी जी की हमारी सरकार आई तो डबल इंजन की वजह से ही, चूंकि जब सरकार प्रदेश में खिलाफ होती है तो केंद्र के और केंद्र में दूसरी सरकार होती है तो वो केंद्र की नीतियों को और केंद्र के कानूनों को लागू नहीं करती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यदि प्रधानमंत्री आवास लिखा जाएगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री को जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनाए ही नहीं, हजारों में बने। उन्होंने शौचालय बनाए ही नहीं, हजारों में बने। आदरणीय योगी जी जब आए तो उन्हीं की संख्या हजारों से लाखों में बदल गई। तो डबल इंजन से ये तो लाभ होता ही है कि जो केंद्र की नीतियां हैं उनको पूर्ण रूपेण गरीब आदमी तक, किसान तक, मजदूर तक पहुंचाने के लिए दोनों राज्यों में यदि एक सरकार होती है तो निश्चित रूप से उन्नति का रास्ता खुलता है और डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही संभव होता है पूरा विकास। अच्छा, बीच में हमने देखा कि किसानों की थोड़ी नाराजगी देखने को मिली थी कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो एमएसपी की डिमांड हो या फिर वो तमाम दूसरे मुद्दे क्यों ना हो। इस नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा और क्या ये भी एक कारण है ये जो गैप बीच में आया जिसकी वजह से जो सीटें एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई? देखिए, नाराजगी की तो मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। पहले उत्तर प्रदेश में और खास तौर से उत्तरी भारत में गन्ने को लेके ही राजनीति हुआ करती थी, यही एक आंदोलन हुआ करता था। लेकिन पिछले 2 साल में एक भी आंदोलन नहीं हुआ, एक भी धरना नहीं हुआ, एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। तो किसान नाराज नहीं है। ये तो एमएसपी पे कभी कोई सोचता था कि मक्का भी खरीदी जाएगी, कभी कोई सोचता था कि आलू भी खरीदा जाएगा, कभी कोई ये सोचता था एक पूरा धान और पूरा गेहूं भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। लेकिन आज हमारी सरकार समस्त फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए और उनका भाव बढ़ाने के लिए, इसलिए किसान नाराज बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है कि राजनीति के कारण ये जगह जगह मैंने जो पहले बताया था संप्रदायवाद, जातिवाद, इस तरह के ये जो मुद्दे होते हैं उन्हें लोग किसान आंदोलन का रूप दे देते हैं। अच्छा, इस बीच
अगर आपको गन्ना किसानों को एक मैसेज देना हो, क्योंकि आपका वो विभाग है और इस बीच आपको मैसेज देना हो, कौन सा वो मैसेज होगा? मैं समस्त उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से ये अनुरोध करूंगा, जो भी हमारी नई वैरायटी है, सरकार उनके साथ खड़ी है, विभाग उनके साथ खड़ा है। नई वैरायटी लगाएं, जितनी भी सुविधाएं होंगी, ये हमारा वायदा है कि जब भी फैक्ट्री शुरू होता है, सीजन शुरू होता है, उससे पहले 100% हम किसान का पेमेंट करा देते हैं। और आगे चल के जो भी हमने किसानों को ट्रैक्टर दिए हैं, सोसाइटियों को ट्रैक्टर दिए हैं, हमने जितने भी किसानों के लिए कहीं खाद और दवाई का प्रबंध होता है वो पूरा किया है। इसलिए समस्त किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार पिछले उसमें 10 लाख हेक्टेयर गन्ना बढ़ाया है, वो और अधिक गन्ने की खेती बढ़ाएं। निश्चित रूप से हम इथेनॉल और गन्ने की रिकवरी, इन दोनों से फायदे में किसान को लाभ होगा। और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जी, आज हमारे मंच पर आने के लिए, उत्तर प्रदेश के इस खास कार्यक्रम को और ज्यादा मथुरा से खास बनाने के लिए। जोरदार तालियों के साथ में धन्यवाद। थैंक यू सो मच।